हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट हम कर रहे थे और इसके जो काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह क्या होते हैं जो हमने डिस्कस किया था। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और फिर हमने इसके आगे की चीज़ें भी मैं डिस्कस की थी। हमने आपको फूड चेन डिस्कस किया था, फूड वेब डिस्कस किया था, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंसेज होते हैं हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम में होती है वो किस ढंग से होती है, और इसके अलावा फिर एनर्जी फ्लो के जो रूल्स होता है दैट इज़ लिंडेमान 10% लॉ, वो हमने डिस्कस किया था। अब देखिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एनर्जी और मटेरियल का फ्लो होता है। तो एनर्जी और मटेरियल का जो फ्लो होता है इसको एक आपको डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया था, सन की जो टोटल एनर्जी है, सन की एनर्जी जो कुछ भी जो अर्थ पे आ रही है, जो प्लांट को अवेलेबल है, उसका 1% जो क्या होता है प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब इस सन की एनर्जी को किसने वो किया, प्लांट में आ गई। सन की एनर्जी जो थी वो आपको प्लांट में आ गई, ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स में आ गई, दैट इज ऑटोट्रॉप्स में आ गई। ऑटोट्रॉप्स ठीक है। ऑटोट्रॉप्स को जो खाने वाले हैं ऑटोट्रॉप्स को जो खाने वाले हैं वो क्या है, फिर ऑटोट्रॉप्स को खाने वाले हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स ठीक है। हर्बीवोर्स को जो खाने वाले हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर को जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको हम सेकेंडरी कार्निवोर या आप इसको टर्सरी कंज्यूमर हम बोल सकते हैं। प्राइमरी कार्निवोर या फिर टर्सरी कंज्यूमर। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, मैं इसको थोड़ा सा कम करूं। हर्बीवोर्स के बाद से हमारे पास आ गए प्राइमरी कार्निवोर, या आप इनको क्या बोल सकते हैं, आप इनको बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद से हमारे पास सेकेंडरी कार्निवोर, या जिनको आप बोल सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर, और उसके बाद से हमारे पास टर्सरी कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर। टर्सरी कार्निवोर जिनको आप टॉप कंज्यूमर बोल सकते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, एनर्जी फ्लो हो रही है। जो एनर्जी जो आपको सन की एनर्जी आई वो फिर इसमें गई हर्बीवोर में, हर्बीवोर से प्राइमरी कार्निवोर में, प्राइमरी कार्निवोर से सेकेंडरी कार्निवोर में, सेकेंडरी कार्निवोर से टर्सरी कार्निवोर में। अब आफ्टर देयर डेथ, इनकी डेथ के बाद से इनकी बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है, या जब तक ये लिविंग है तो फिर क्या होगा, इनकी बॉडी से जो एक्सक्रीशन होगी, तो जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होंगे वो फिर सॉइल में जाएंगे। तो नेक्स्ट अब इसमें हम क्या ले सकते हैं, डीके प्रोडक्ट जो किसके थ्रू होगा, डिकम्पोजर्स के थ्रू, डिकम्पोजर्स एंड एक्सक्रीशन की प्रोसेस से भी जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी सॉइल में जा रहे हैं। किसके, सबके। ऑटोट्रॉप्स से भी एक्सक्रीशंस हो रही है, हर्बीवोर्स से भी हो रही है, इनसे भी हो रही है, इनसे भी हो रही है, इनसे भी हो रही है। ठीक है, ये जा रही है। बट अब ये जो मिनरल्स वगैरह जो हैं, जो कुछ भी, दीज आर द साइक्लिंग ऑफ द मटेरियल की हम बात करें तो साइक्लिंग ऑफ मटेरियल के थ्रू ऐसे हो रहा है। बट या एनर्जी की पहले हम बात कर लें तो ऑटोट्रॉप्स की एनर्जी हर्बीवोर्स में आई, हर्बीवोर्स से फिर प्राइमरी कार्निवोर में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, या फिर आपको टॉप कंज्यूमर में आई। और इन सब के डेथ के बाद से जो कुछ भी जो है वो फिर से सॉइल में आ गया। ठीक है। अब ये एनर्जी जो है, जो एनर्जी की जो फ्लो होती है, एनर्जी की जो फ्लो है दैट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी की फ्लो यूनिडायरेक्शनल होती है। ये जो ऑटोट्रॉप्स की एनर्जी जो इधर चली गई वो फिर वापस ऑटोट्रॉप्स में नहीं आएगी, बट एनर्जी की फ्लो के साथ साथ मटेरियल की भी फ्लो हो रही है। तो मटेरियल की फ्लो जो होती है वो आपको क्या होती है, वो साइक्लिक वे में होती है। जैसे अगर मटेरियल की फ्लो की हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे ऑटोट्रॉप्स की बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर्बीवोर्स में आ गए,
हर्बीवोर्स के जो न्यूट्रिएंट है वो फिर प्राइमरी कार्निवोर में, इसके न्यूट्रिएंट इसमें, इसके न्यूट्रिएंट इसमें, और इन सब के डेथ के बाद से जो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट जो ट्रैप्ड है दे आर डिकम्पोज्ड, और डिकम्पोज होकर के वो कहाँ पे आ गए, सॉइल पे आ गए। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डेथ इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइफ। इनके डेथ के बाद से बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है और बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट जो ट्रैप्ड है, जितने भी लिविंग थिंग है हम सबकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट ट्रैप्ड है, ये न्यूट्रिएंट वापस न्यूट्रिएंट पुल में जाना चाहिए। जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर का हाइड्रोस्फेयर में डिफरेंट पार्ट में जाना चाहिए, एंड दैट इज डन बाय द बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैसे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल है, इस तरह के जो साइकिल्स हैं, नाइट्रोजन साइकिल है, तो न्यूट्रिएंट को वापस रिवर्ट किया जाता है। तो माइक्रोब्स बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, न्यूट्रिएंट अब कहाँ पे आ गए, वापस सॉइल में आ गए, और ये न्यूट्रिएंट्स को वापस फिर ऑटोट्रॉप्स एब्जॉर्ब करेंगे और इस ढंग से साइकिल चलती रहती है। तो जो ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया दैट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गई बट वो वापस नहीं आएगी। लेकिन जो न्यूट्रिएंट की फ्लो है जो वो एक साइक्लिक वे में हमेशा चलती रहती है। तो जो ब्लू कलर से दिखाया गया दिस इज फ्लो ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की फ्लो है, और जो ब्लैक कलर से हमने शो किया है दैट इज फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, जो साइक्लिक वे में होती है, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट। बायोजियोकेमिकल साइकिल आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल। तो इस ढंग से एनर्जी और न्यूट्रिएंट को, एनर्जी और फूड को पूरे इकोसिस्टम में सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हम ये पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हम देखते हैं पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट जो है वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1927 में। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड का दिया था, एंड दिस इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द इकोसिस्टम। जैसे जो इंडिविजुअल्स उनका नंबर हो गया, बायोमास हो गया, एनर्जी हो गया, इन सबको अगर एक हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, कंसेप्ट was given by Charles Alton in 1927। आप इसको डिफाइन कर कैसे करेंगे, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ इकोसिस्टम लाइक कौन कौन सा हमारे पास, नंबर हो गया, जो भी हर ट्रॉफिक लेवल पे जो इंडिविजुअल्स उनका नंबर कितना है, नंबर, बायोमास, एनर्जी, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे देखिए हम पिरामिड ऑफ नंबर की अगर हम बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर हमारे पास है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नंबर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जो हमारे पास जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें नंबर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ग्रेजिंग फूड चेन ही में स्टडी करना है। जैसे हमारे पास अगर पिरामिड ऑफ नंबर की हम बात करें तो जैसे हमारे पास एक सिंपल हम लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई भी ग्रेजिंग फूड चेन किससे शुरू होती है, प्रोड्यूसर से, यानी प्लांट्स हैं, प्लांट्स को आपको डियर खा रहा है, डियर को लॉयन खा रहा है। तो ऑब्वियसली एक डियर अपने पूरी लाइफ टाइम में काफ़ी सारे प्लांट खाएगा तो प्लांट का नंबर ज़्यादा होगा, फिर डियर का नंबर क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, फिर लॉयन का नंबर क्या होगा, और भी कम हो जाएगा। दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है ये, ठीक है। लेकिन आप जब इसी को अगर आप आप इसको पैरासिटिक जब फूड चेन लेते हैं तो पैरासिटिक फूड चेन में ये आपको इन्वर्टेड हो जाता है। जैसे पैरासिटिक फूड चेन में क्या है, एक मान लीजिए ऑर्गेनिज्म से और उसकी बॉडी पे काफी सारे पैरासाइट सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक आपको बर्ड है और बर्ड की बॉडी में काफी सारे पैरासाइट्स हैं, काफी सारे टिक्स हैं, तो बर्ड्स हैं
और इसकी बॉडी पे पैरासाइट सर्वाइव कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक बर्ड की बॉडी में काफ़ी सारे पैरासाइट, हमारी बॉडी में जैसे कोई पैरासाइट एंटर कर गया प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो हम तो एक ही हैं, बट हमारी बॉडी में देयर आर थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ प्लाज्मोडियम, वो बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये आपको इन्वर्टेड हो गया, ये आपको उल्टा हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेज में पिरामिड जो होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर हो, पिरामिड ऑफ बायोमास हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, दैट इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि जैसे नीचे से ऊपर हम जाते हैं नंबर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एनर्जी का भी वही सिचुएशन होगी, क्योंकि ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे, एनर्जी की जो क्वांटिटी होगी वो आपको कम होती जाएगी, और ये भी अपराइट होगा। जैसे हम एक और पिरामिड ऑफ एनर्जी की हम बात कर लें, 3 ही स्टेप हम लेते हैं, आप ज़्यादा स्टेप भी ले सकते हैं। प्लांट्स है, प्लांट्स, डियर, लायन। अब देख लो, मान लो प्लांट को क्या है, प्लांट को आपको 1000 जूल्स एनर्जी अवेलेबल है, 1000 जूल। इसका 10% डियर में गया, डियर को कितना अवेलेबल हुआ, 100 जूल, और लायन को कितना अवेलेबल हुआ, ओनली 10%। तो दिस इज ऑल्सो अपराइट हो गया, ये कम होता गया। दिस इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो दिस इज इकोलॉजिकल पिरामिड, जो डिफरेंट पैरामीटर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन can also say biological magnification, biological magnification। चलिए देखिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वी कैन डिफाइन द accumulation and progressive increase of the concentration of harmful नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल होंगे वो तो ब्रेक हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल chemicals in different trophic level is called biomagnification। देखिए, हम सबकी बॉडी में क्या होता है कि जो हार्मफुल, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। कैसे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए आप, जैसे हार्मफुल केमिकल्स हम काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं। जैसे खेतों में आपको पेस्टिसाइड्स मतलब यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब ये सारे क्या है, ये प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर इनको जो भी लिविंग थिंग खाएगा फिर ये उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते। अब हम प्लांट को खा रहे हैं, तो हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में काफ़ी सारे प्लांट हम खा रहे हैं, और हर प्लांट में अगर ये थोड़ा थोड़ा हार्मफुल जो केमिकल सब्सटेंस है वो है, तो फिर हमारी बॉडी में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको और भी कई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो जैसे प्लांट में है, सॉइल में जो मतलब हमने फर्टिलाइजर चूज किए वो है, और फिर अब आपको रेनिंग होती है, तो रेनिंग से ये जो सॉइल में और जो प्लांट में जो केमिकल्स है वो यहाँ से वॉश आउट होकर के आसपास के आपको वाटर रिजर्वायर में चला गया, कोई पॉन्ड है, लेक्स है, उसमें चला गया। अब फिर ये वाटर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब वाटर में फीड कर रहे हैं प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर के सरफेस पे वो वाटर के सरफेस में तो फ्लोट करते रहते हैं। तो अब प्लैंक्टन वाटर पे फीड कर रहे हैं, तो प्लैंक्टन में कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि प्लैंक्टन्स जो हैं वो फिर एक जो पर्टिकुलर प्लैंक्टन है वो फिर अपने पूरे लाइफ टाइम में काफ़ी सारा पानी यूज़ करेगा। प्लैंक्टन्स को खाने वाली मान लो फिशेज है, अब एक फिश जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारे मतलब प्लैंक्टन को खाएगी, और फिश को मान लो बड़ी फिश खा रही है,
स्मॉल फिश को बड़ी फिश खा रही है, या कोई बर्ड खा रही है, या ह्यूमन बींग खा रहे हैं, तो फिर हमारी बॉडी में इनकी कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा होगी। एंड वी नो दैट, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज द टॉप कंज्यूमर। किसी भी फूड चेन में ह्यूमन बींग जो होते हैं वो नेचुरली दे आर द टॉप कंज्यूमर होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में हार्मफुल केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। एंड दिस इज द रीजन फॉर द मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेज डिजीजेज, जो कभी काफ़ी कम होती थी या काफ़ी ओल्ड एज में होती थी, आज के डेट में काफ़ी कॉमन हो गई है। किडनी फेलियर, लिवर डैमेज हो गया, और भी डिफरेंट तरह के ऑर्गन में कैंसर, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से होती हैं। तो जैसे देखिए हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर में जैसे मान लो काफ़ी कम है, वाटर को पे फीड कर रहे हैं प्लैंकटन, प्लैंकटन पे फिश, स्मॉल फिश को बिग फिश या बर्ड ले लो, या ह्यूमन बींग ले लो, कुछ भी। अब देखो, अब अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास वाटर में दिस इज ओनली 0.02 ppm, ppm हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, क्वांटिटी काफ़ी कम है, बट इतनी क्वांटिटी भी काफ़ी हार्मफुल होती है क्योंकि एक्यूमुलेट होता जाएगा। अब देखो प्लैंकटन में कितना हो जाएगा, प्लैंकटन में ये मल्टीप्लाई होकर के 5 ppm हो जाएगा। प्लैंकटन में कितना हो गया, 5 ppm। प्लैंकटन को फिशेस खा रही हैं, फिशेस में और मल्टीप्लाई हो गया 240 ppm, और फिशेस को बर्ड खा रही है और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया 1600 ppm। अब आप देखिए, अब बर्ड को हटा के ह्यूमन बींग को रख लीजिए, तो सोचिए हम सबकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। तो दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन। ओके, आगे के जो टॉपिक्स है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।